नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा विषय रहेगा ब्रिटिश एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, फेमाइन कमीशन एंड ब्रिटिश रिड्रेसल टुवर्ड्स फेमाइंस। ठीक है, तो ये आज का हमारा विषय है। हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी प्रतिबद्ध सीरीज है क्या। हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम GS1, GS2, GS3, GS4 चारों ही एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमने अब तक हिस्ट्री वाले सेक्शन में अपना कल्चर जो टॉपिक है वो पूरा कवर कर लिया है। कल्चर में आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, लिटरेचर इत्यादि सब हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद मॉडर्न में भी हम 1857 तक के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कर चुके हैं। और नाउ वी आर इनटू द पीरियड ऑफ क्राउन रूल, और या फिर आप कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट ब्रिटिश पॉलिसीज थी उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या रही थी ब्रिटिश सरकार की भारत में, वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब आज के लेक्चर में एग्रीकल्चर को लेकर उनकी क्या पॉलिसीज थी वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, जैसे हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिवाइड किया था और उसमें हमने उसको दो भागों में बांट किया था कि ब्रिटिश पॉलिसी ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड द ब्रिटिश पॉलिसी टू ड्यूरिंग द क्राउन रूल। तो इस तरीके से हम इसको बांट सकते हैं कि अलग अलग पॉलिसीज अलग अलग फेजेस में क्या रही, वो हम एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट, पहला अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी रूल में देखें तो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम में ये कुछ तरीके अपनाए गए थे। पहला, जमींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस सिस्टम को लेकर आए थे। जमींदार को लैंड का ओनर बनाया गया था और काम दिया गया कि टैक्स को फिक्स करके कि वो टैक्स कलेक्ट करे और उसमें से अपना एक शेयर रखे और बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कराए। तो इस तरीके से टैक्स कलेक्शन शुरू किया गया था। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस या खामियां क्या थी अगर देखें तो इसमें किसानों को एक्सप्लॉइट किया गया, जमींदार के जरिए उससे काफी हैवी टैक्सेशन वसूल किया गया, और अगर पीजेंट वो देने में असमर्थ होता था तो जमींदार को उसके लिए लायबल ठहराया गया। ठीक है, इस समय पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई थी, रुक कर रह गई थी, और साथ ही किसान कर्जे के बोझ में, इंडेप्टनेस उनके ऊपर आती चली गई और कर्जे के बोझ में दबते चले गए। एक और पॉलिसी जो हम जानते हैं इस पीरियड में, रियोतवारी सिस्टम उन्होंने अपनाया था उन इलाकों में जहां पर जो मिडलमैन है, जैसे जमींदार जैसे कुछ मिडलमैन हुआ करते थे, जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो वहां उन्होंने डायरेक्टली किसानों से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। और यह सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, जो अप्लाई किया गया मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में, और यहां किसान डायरेक्टली टैक्स देता था और लैंड असेसमेंट के बेसिस पे ही उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। कॉन्सिक्वेंसेज इसमें थे हाई टैक्सेस, फ्रीक्वेंट रीअसेसमेंट किया जाना, और किसानों की प्रॉब्लम्स जो है वो लगातार बढ़ती चली गई इसकी वजह से। इसीलिए ये सिस्टम भी अपने आप में एक प्रॉब्लमैटिक सिस्टम था। तीसरा था महलवारी। महलवारी सिस्टम अगर हम ये कहें तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया या पंजाब में लगाया गया था। 1830 से शुरू किया, बाद में पंजाब में भी एक्सटेंड किया इसको। इसमें जो गांव थे, जो पहले पुराने राजा या महल के अंडर आते थे, उनको एक यूनिट की तरह रखा गया और वहां से टैक्सेस कलेक्ट किए गए। विलेज कम्युनिटीज इसमें ओवरबर्डन होती चली गई और ज्यादा ही उनके लिए परेशानियां बनती चली गई, और इंसेंटिव नहीं था, इंप्रूवमेंट कोई पॉसिबल ही नहीं थी इसमें। तो इसी वजह से ये सिस्टम भी अपने आप में एक खराब टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था। अब एक दूसरा पॉइंट, अब देखो ओवरऑल ये तीनों ही टैक्स कलेक्शन सिस्टम मोर और लेस सिमिलर ही थे, कोई ना कोई परेशानी अलग तरीके की तीनों ही सिस्टम्स में मौजूद थी। आगे हम देखें तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती को इस तरीके से इस्तेमाल किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। कहीं पर भी यह मकसद नहीं था कि किसानों को उसका फायदा मिले या फिर ऐसी चीजें उगाई जाएं जो यहाँ की नीड्स को पूरा करें। ठीक है, तो कैश क्रॉप्स उगाई गई, इसीलिए इंडिगो, ओपियम, कॉटन जैसी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए, और जो अनाज खाने पीने के जो चीजें थी उनको ज्यादा नहीं उगाया गया, उनको जो है वो डिस्करेज किया गया उनके प्रोडक्शन को, और इसी वजह से
किसान जो है वो फेमाइंस का शिकार होने लगे। जब पर्याप्त मात्रा में अनाज ही नहीं रहेगा तो जरा भी अगर मौसम ने करवट बदली तो इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होता था। उसके अलावा ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गए। जैसे विलेज जो ऑटोनॉमी थी वो छीन ली गई थी, और किसानों को के जो आम जो तरीके थे खेती करने के वो बदल दिए गए थे, जिसकी वजह से उनसे उनका जो पुराना तरीका था जिसके जरिए वो फेमाइन जैसी सिचुएशन से निपट लेते थे वो अब उनसे छिन गया था। तो दीज वर द रीजन जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट फेमाइंस देखने को मिले और जिनका इंपैक्ट और ज्यादा डेवास्टेटिंग हो गया। अब आगे क्राउन पीरियड में देखते हैं 1858 ऑनवर्ड्स। यहां पर रेवेन्यू कलेक्शन और इंटेंसिफाई हुआ, ज्यादा तेजी से और ज्यादा मात्रा में टैक्सेस कलेक्ट किए गए। ठीक है, और कंपनी पीरियड की जो रेवेन्यू पॉलिसी थी वो अभी भी कंटिन्यूड रही विद लिटिल और नो रिफॉर्म। ठीक है, उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि दे फोकस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग लैंड रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एक्सपेंसेस। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली उसके खर्चे निकालने के लिए टैक्सेस को बढ़ाते चले गए। उसके अलावा कैश क्रॉप्स को बढ़ावा दिया गया, ऐसी फसल जो जिसको विदेशों में महंगे दामों पे बेचा जा सके, ऐसी फसलें उगाई गई। ये ना सोच के कि यहां पर खाने पीने की चीजें की आपूर्ति कैसे होगी, ये सब इग्नोर किया गया। ठीक है, तो एक्सपोर्ट पर ही ध्यान रखा गया, जैसे टी, जूट और बीट जो है इनका एक्सपोर्ट बढ़ाया गया। और ये जो एक्सपोर्ट इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि आगे चल के कुछ ऐसे फेमाइन्स हुए जिसने बहुत ही बुरा डेवास्टेटिंग इंपैक्ट डाला, जैसे बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 जिसमें एक बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई थी। आगे हम फेमाइन्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक और चीज हुई, नेग्लेक्ट ऑफ इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नहरीकरण पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। नदियों का जाल जो भारत में था वो पर्याप्त नहीं था उन इलाकों के लिए जहां पर जो है नदियां डायरेक्टली अपना पानी नहीं पहुंचाती हैं, तो वहां पर नहरीकरण या इरिगेशन बहुत जरूरी था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसको इग्नोर किया। ठीक है, और जिसकी वजह से लगातार नुकसान होता गया और अच्छी फसल जो है वो नहीं हुई। ठीक है, तो बहुत कम इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ड्रॉट प्रोन एरियाज को जो है बिल्कुल भी वहां पर किसी भी तरीके की सरकार ने रियायत देने की कोशिश नहीं की, ना ही वहां पर पर्याप्त संसाधन पहुंचाने की कोशिश की, जिससे खेती बाड़ी के क्राइसिस जो है वो बढ़ते चले गए। ऊपर से ग्लोबल मार्केट फोकस रहा। इंपैक्ट मतलब भारत के रिसोर्सेज को ग्लोबल मार्केट में बेचने के विचार से ही जो है वो सारी पॉलिसीज बनाई गई। इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो ग्लोबल डिमांड्स के ऊपर निर्भर होकर रह गया। भारतीय डिमांड्स जो है वो बैकग्राउंड से पूरे तरीके से हट गई थी। उसके अलावा प्राइस वॉलेटिलिटी अगर इंटरनेशनल मार्केट में होगी, अगर दाम घटते हैं तो सीधा साधा नुकसान जो है भारतीय प्रोडक्शन करने वाले जो है भारतीय जो प्रोडक्ट्स उगाने वाले किसानों पर पड़ता था। ठीक है, और किसान रूरल इंडेटनेस में चले गए। ग्रामीण किसान जो था उनके ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ गया और इसकी वजह से लगातार उनकी हालत खराब होती गई। हाई टैक्सेशन होता रहा, बाहरी लोगों के हाथ में उनकी जमीनों का कंट्रोल चला गया। जिनके पास उन्होंने अपनी जमीनें गिरवी रखी थी वो लगातार उन जमीनों पर अपना कंट्रोल बनाते चले गए और लोकल लोग अपना जो है वो मालिकाना हक अपनी जमीनों से खो बैठे। अब एक बार देख लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड में और क्राउन पीरियड में क्या जो है वो बदलाव देखे गए, वो देख लेते हैं। अगर बदलाव थे या नहीं थे, अगर कुछ कंटिन्यूएशन था तो वो भी देख लेते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन में देखें तो विलेज बेस्ड सिस्टम्स बनाए गए थे और उसके तहत टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, और क्राउन पीरियड में भी ये एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन जारी रहा, इसमें तो कोई बहुत बदलाव रहा नहीं। उसके अलावा क्रॉप फोकस, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नील और अफीम जैसी चीजें उगाई, चाय भी उसमें कह लो और उसके अलावा कॉटन भी कह लो, जो किसी भी तरीके से खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं करती, खाने पीने की चीजें नहीं है जिनको खाने से जो है वो इंसान अपनी भूख मिटा सके, ऐसी चीजें नहीं थी। ठीक है, और क्राउन पीरियड में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर पूरा बनाया गया कि जो कुछ भी उगाया जा रहा था फिर उसको सिर्फ इसी मकसद से उगाया जाने लगा कि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो मिनिमल इन्वेस्टमेंट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड में और आगे चल के
क्राउन पीरियड में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ, पर लिमिटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किए गए, वो भी कॉलोनियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। फेमाइंस को देखें तो फेमाइंस कंपनी की अनदेखी की वजह से, नेग्लेक्ट की वजह से इनकी संख्या बढ़ी थी कंपनी रूल में। आगे चल के क्राउन रूल में स्थिति सुधरी नहीं, दे इंटेंसिफाइड, ये जो फेमाइन जो है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी ही कुछ ऐसी थी और ज्यादातर पॉलिसी एक्सपोर्ट की थी, जिसकी वजह से भारत में ना तो भंडारण हो पाया, ना ही लोग जो है अपनी जरूरत की चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर कर पाए। अब आगे देखते हैं फेमाइन्स जो हुए ब्रिटिश पीरियड में, उनके बड़े रीजंस क्या हो सकते हैं। अगर हम ये देखें तो सबसे पहली चीज तो है कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी। कॉटन इंडिगो का उगाया जाना, जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कॉटन और इंडिगो उगाया जाएगा तो वो किसी का पेट नहीं भरता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फूड शॉर्टेज होनी है अगर जो लैंड है, लैंड रिसोर्स का यूज किया जाएगा ऐसी फसलों को उगाने के लिए। उसके अलावा हैवी टैक्सेशन, भारत में किसानों पर ज्यादा टैक्सेशन का बोझ लादा गया, जिससे वो कभी भी अपने लिए अनाज स्टोर नहीं कर पाए। और जब फेमाइन आएगा तो उनके स्टोर भंडार जो खाली होंगे, तो जब भंडार खाली है तो फिर कैसे आप सस्टेन करोगे ऐसे पीरियड में जिस समय पर नेचुरल कैलमिटी की वजह से ज्यादा फसल नहीं हुई होगी, तो ठीक है। और उसके अलावा लैक ऑफ इरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नहरीकरण सही से किया ही नहीं गया, अगर किया भी गया तो वो हाफ हार्टेड प्रयास था। सही तरीके से उसके लिए जो है रिसोर्सेज ना तो ब्रिटिश सरकार ने मुहैया कराने की कोशिश की, ना ही इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। रेलवेज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन संसाधन पहुंचाने के लिए नहीं, संसाधनों को कोस्ट तक पहुंचाने के लिए और वहां से उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बना के रख दी ब्रिटिश सरकार ने, मतलब भारत से अनाजों को प्रोक्योर किया जाता और वहां बेचा जाता जहां उसके अच्छे दाम मिलते, ठीक है। उसके अलावा फेलियर ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम्स, जो पुराने तरीके थे अनाज उगाने के वो पूरे के पूरे बदल के रख दिए, और जो कॉलोनियल मानसिकता थी जिसकी वजह से ये सारे सिस्टम में बदलाव आए थे वो पूरे तरीके से बर्बाद होकर रह गए। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी, रिलीफ मेजर्स जो भी अगर फेमाइन कमीशन अपॉइंट किए गए, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन की, तो रिलीफ मेजर हमेशा डिलेड रहे, समय तक वो समय रहते लोगों तक पहुंचाए नहीं गए और ज्यादातर इनसफिशिएंट होते थे, हाफ हार्टेड, क्योंकि ब्रिटिश अपने रिसोर्सेज को खर्च ही नहीं करना चाहते थे, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं कि मेजर फेमाइन जो ब्रिटिश पीरियड में पड़े, एक बार उनकी लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि 1770 में बंगाल में शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 से टेक ओवर किया था, तो 1770 में एक भयंकर फेमाइन देखने को मिला। तकरीबन एस्टिमेट है कि 10 मिलियन डेथ हुई थी, बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन इससे इंपैक्ट हुई थी या उनको जो है उनको डेथ सफर करना पड़ा था। उसके बाद 1876-78 ये वो फेज है जब एक दिल्ली दरबार लगाया गया था क्वीन विक्टोरिया के लिए 1877 में, और लॉर्ड लिटन इस समय पर एक वाइसरॉय के तौर पर भारत में थे, तो दक्कन, मद्रास और मैसूर में भयंकर फेमाइन देखने को मिला था। इसी समय पर अफगानिस्तान के साथ एक युद्ध भी छेड़ा था, और ये वो पीरियड था जब भारतीय जो है वो एक तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज जो है वो भारतीयों की नजर में एक्सपोज होनी शुरू हो गई थी, और बहुत सारी पॉलिसीज की वजह से बहुत सारे आई ओपनर्स इंडियंस को दिख रहे थे ब्रिटिश पॉलिसीज के संदर्भ में देखा जाए तो, ठीक है। तो 5.5 मिलियन डेथ्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली इस फेमाइन से हुई, और कहते हैं कि इसको ग्रेट फेमाइन टर्म दिया गया था। उसके अलावा 1896 और 97 में सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में फिर से एक भयंकर फेमाइन आया और 1 से 2 मिलियन डेथ्स इसमें भी हुई। 1899-1900 में गुजरात, राजस्थान और पंजाब में फिर से एक फेमाइन आया और तकरीबन 1 मिलियन डेथ्स यहां पर रजिस्टर की गई। और 1943 बंगाल फेमाइन,
यहां पर एक और भयंकर सूखा था जिससे 2 से 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई। ये जो एस्टिमेट्स हैं ये ब्रिटिश सोर्सेज के अनुसार हैं। नंबर शायद बंगाल फेमाइन में इससे ज्यादा भी हो सकता है। रीजन था वॉर टाइम पॉलिसीज जो थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय पर। ब्रिटिश पॉलिसी वाज टू टेक ऑल द रिसोर्सेज एंड they were diverted towards the war zones, और वहां पर जहां पर ब्रिटिश फौज लड़ रही थी वहां पर उन सारे रिसोर्सेज को भेजा जा रहा था, अनाज या खाद्यान्न भंडार सब, लेकिन इग्नोर किया गया बंगाल की अपनी जरूरतों को, और जिसकी वजह से ये जो फेमाइन था उसका इंपैक्ट इतना डेवास्टेटिंग रहा। अब आगे देखें तो फेमाइन कमीशंस कितने अपॉइंट किए गए और क्या उनकी फाइंडिंग्स रही, एक बार ये जरूर देख लेते हैं कि फेमाइन कमीशन और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी। ठीक है, तो फर्स्ट फेमाइन कमीशन 1880 में अपॉइंट किया गया था और जिसके चेयरपर्सन थे सर रिचर्ड स्ट्रैची। इसको रिचर्ड स्ट्रैची कमीशन भी कहा जाता है। 1880 में अपॉइंटेड ये कमीशन, और इसने क्या किया, फेमाइन कोड सजेस्ट किया। इसने बफर स्टॉक एक्चुअली कहा कि होना चाहिए बफर स्टॉक, जिसकी वजह से जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो अनाज के भंडारण सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए या फिर किसानों के पास इसके जो है वो स्टॉक्स होने चाहिए। और ग्रेन रिजर्व अगर होंगे तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है या उसके इंपैक्ट को जो है वो थोड़ा कम किया जा सकता है। रिकमेंडेशन क्या थी कि रेलवेज का इस्तेमाल किया जाए, जल्दी से जल्दी जो सूखाग्रस्त इलाके, फेमाइन रिडन जो इलाके वहां पर अनाज पहुंचाने के लिए, और जो टैक्सेस हैं दे शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ड्रॉट्स। ये रिकमेंडेशन थी उसकी। ठीक है, आगे सेकंड फेमाइन कमीशन 1898 जो 1897 के फेमाइन के बाद, और ये सर एंथोनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में बनाया गया था। फाइंडिंग्स थी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के जरिए जो है वो जो है फायदा पहुंचाया जाए, उनको जो है संसाधन उन्हें मुहैया कराए जाए, और ड्रॉट के अगेंस्ट पहले से वार्निंग दी जाए ताकि वो अपना भंडारण पहले से करना शुरू कर दे। रिकमेंडेशन में था कि रिलीफ सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए। तीसरा था फेमाइन कमीशन ऑफ 1901, थर्ड फेमाइन कमीशन। इसका मकसद था कि जो रिलीफ कोड थे उनको रिवाइज करना, जो गाइडलाइंस बनाई गई थी, और साथ ही में माइग्रेशन को जो है उसको रोकने के लिए प्रयास करना ड्यूरिंग फेमाइन्स। ठीक है, लेकिन फिर हम आखिरी चरण की तरफ बढ़ते हैं और जिसमें हम देखते हैं कि व्हाट वर द रीजंस फॉर नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज रिकमेंडेशंस ऑफ दीज 3 कमीशन। तो 3 बड़े कमीशन अपॉइंट किए गए थे जो, लेकिन क्यों इनकी जो है वो इंप्लीमेंटेशन या तो नहीं हुई या सही तरीके से नहीं हो पाई, उसके पीछे के रीजंस जान लेते हैं। तो रीजंस में देखें, सबसे पहला है कॉलोनियल अपैथी, मतलब कि जो कॉलोनियल माइंडसेट था जिसमें ज्यादा रिसोर्सेज को खर्च ही नहीं करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार, जिसके चलते उनको लगता था कि अगर हम ये रिसोर्सेज स्पेंड करेंगे तो ये फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, और ये उनकी प्रायोरिटी थी नहीं, जिसकी वजह से ये कभी भी सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया ये इन जो कमीशंस थे फेमाइन कमीशन उनकी रिकमेंडेशन का। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, पुअर कोऑर्डिनेशन होने की वजह से गवर्नेंस के अलग अलग लेवल पे, और इंप्लीमेंटेशन खराब होने की वजह से सही तरीके से रिलीफ मेजर्स कभी जो लोग थे, जो कोर ग्रुप था जिस तक पहुंचना चाहिए उन तक कभी पहुंचा ही नहीं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अब फोकस जो ब्रिटिश सरकार का था वो रेवेन्यू जनरेशन पे था बजाय कि वेलफेयर के, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नेवर अ वेलफेयर स्टेट ऑल्दो दे क्लेम्ड देमसेल्फ टू बी। और ग्रेन एक्सपोर्ट लगातार जारी रहा, प्रॉफिट ड्रिवन पॉलिसीज बनाई गई, और जिसकी वजह से फेमाइन रिलीफ जो है वो हमेशा इनसफिशिएंट रहा। इनएडिक्वेट फंडिंग, बजट में जो अगर फेमाइन रिलीफ के लिए कुछ ग्रांट दिया भी जाता था तो वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होता था कि पूरे इलाके में रिलीफ जो है वो पहुंचा सके, और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होता था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं एक और चीज देख लेते हैं कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एग्रीकल्चरल पॉलिसीज इन इंडिया। ठीक है,
तो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज का इंपैक्ट क्या था एक बार देखते हैं। फर्स्ट, ब्रिटिश एग्रीकल्चरल पॉलिसीज जो हैं उन्होंने एक लॉन्ग टर्म रूरल पॉवर्टी का एक ब्रैकेट भारत में लाके रख दिया, जिससे वो एक ऐसे जाल हमारे लिए बन गया कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया। ग्रामीण इलाके जहां लोग सिर्फ खेती पर निर्भर होते हैं, जब खेती की ही हालत इतनी खराब हो गई तो उसकी वजह से वो एक बहुत लंबी जनरेशन दर जनरेशन जो है वो पॉवर्टी के जाल में फंस गए। क्यों? क्योंकि जो रूरल लैंड्स थी जिसके ओनर हुआ करते थे ये किसान, उनको अपनी जमीनें गिरवी रखनी पड़ी और फाइनली उनको वो जमीनें जो हैं उनसे हाथ धोना पड़ा और दूसरों की जमीनों पर काम करना पड़ा, जिसकी वजह से रूरल एक तरीके से ये डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ और आप ये कह सकते हो कि ये ऐसी पॉवर्टी जो है वो देकर चला गया भारत में, जिससे आज भी हमारे लिए उभरना बहुत मुश्किल है। ऐसी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्रिएट कर गया जिससे आज भी उभरना मुश्किल है। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी ये सब कुछ चलता रहा। उसके अलावा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो हुआ था इसने हमारी जो एक्सपोर्ट जो हमारे जो रिसोर्सेज थे जो नहीं होने चाहिए थे उनको एक्सपोर्ट किया, और कैश क्रॉप्स ने अनइवन रिटर्न जो है वो जो दिए, जिसकी वजह से कभी भी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स पे निर्भर करता था, तो इसी वजह से जो ग्रोथ भी भारत में रही ना वो स्टेगनेंट रही, और जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशंस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। और एग्रीकल्चरल ग्रोथ में स्टेगनेशन देखने को मिली, इन्वेस्टमेंट किया नहीं गया, टेक्नोलॉजी को भी जो है वो बेहतर नहीं बनाया गया, और इंडियन एग्रीकल्चर आप ये कह सकते हैं कि दुनिया भर के एग्रीकल्चरल जो रिजीम्स थी उनसे कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया इकोनॉमिक सेंस में। अगर देखें तो ग्लोबल एडवांसमेंट्स में हम उनका साथ नहीं दे पाए। उसके अलावा इकोनॉमिक डुअलिज्म आप ये कहें तो वो इलाके जहां पर कैश क्रॉप्स उगाई गई थी और वो इलाके जहां पर सिर्फ फूड क्रॉप्स उगाई गई थी, उनमें एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। आज वो प्रैक्टिसेस वैसी ही बन गई हैं, और जिसकी वजह से जिन रीजन्स में कैश क्रॉप उगाई जाती है वहां पे तो रिसोर्सेज अच्छे हैं, लेकिन जहां पर सिर्फ फूड क्रॉप उगाई जाती है सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए, वहां पे हालात बहुत खराब है। तो ये इकोनॉमिक डिवाइड जो है वो क्रिएट कर दिया गया। उसके अलावा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस ब्रिटिश के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ और सॉइल एग्जॉशन भी देखने को मिला। और ये सारी पॉलिसीज एक लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ गई इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, और एक डिफिकल्ट टाइम जो है वो छोड़ गई आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें भारतीय किसानों को उभारने के लिए आज हमें बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रिटिश एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, फेमाइन एंड फेमाइन कमीशन, और जो भी ब्रिटिश रिड्रेसल रहा अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, तो वो सब हमने पढ़ा और उसमें जाना कि क्या उसके जो है वो प्रभाव थे, और क्या आगे आज की जनरेशन के लिए या आज के समय के लिए जो है वो नकारात्मक जो है वो चीजें छोड़ गया ये ब्रिटिश रूल भारत में खेती बाड़ी के संदर्भ में। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।